Now students, in this activity we have to take the coherent sources. Okay? अब जनरली होता है क्या कि जब हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर हम दो अलग अलग लैंप्स जो जिसका नेचर बिल्कुल सेम है, जिसकी पावर बिल्कुल सेम है, क्या वो दोनों कोहेरेंट हो सकते हैं? नहीं, उनमें हो सकता है कि उनका जो फेज डिफरेंस है वो इक्वल टू जीरो या फिर इक्वल टू कांस्टेंट ना हो, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ में तो थोड़ा वेरिएशन है। तो आप टू डिफरेंट सोर्सेज को लेके आप उसको कोहेरेंट माने और उससे एक्टिविटी परफॉर्म करें तो वो गलत हो जाएगा। हमें एक ही सोर्स से टू सोर्सेज जनरेट करने हैं और उससे हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। यानी यहाँ पे भी हमारे को टू सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम टू लाइट के डिफरेंट सोर्सेज नहीं लेंगे, बल्कि एक ही लाइट के सोर्सेज से हम टू लाइट के डिफरेंट सोर्सेज क्रिएट करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट एस, हमें करना क्या है, इस तरीके से एक स्लिट बनानी है जिसमें छोटा सा पाथ होगा, यहाँ से आपके ये सोर्स से जो लाइट एमिट होगी वो इधर जाएगी। ओके, ये पैटर्न कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। क्लियर? दिस इज द स्क्रीन, and suppose this distance is your D and the distance between the source and the screen is capital D. This is a central line, and if D, then it will be D by 2, और ये हाफ डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, that is also D by 2. Now suppose we are taking any point which is at the x distance from this line, और इस पॉइंट का नेम हमने दे दिया आपका that is P. Okay, so this is your S2, this is your S1 and this is P. Again we have to do the same thing, हमें S2P minus S1P फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले आप सोचो कि S2P और S1P ये वैल्यूज होंगी किसके इक्वल। सो दिस इज D, this is complete x, and this is your D by 2 and this is also your D by 2. okay, so अगर मैं S2P की बात करूं, मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस S2P में दिस इज द बेस विच इज D, परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस D by 2. तो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, देन S2P विल बी इक्वल्स टू x प्लस D by 2 होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिमिलरली S1P, अब इसकी बात करते हैं, कंसिडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन। सो S1P इट विल बी इक्वल्स टू x माइनस D by 2 होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ दिस इज स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लो। नाउ S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस D by 2 होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस x माइनस D by 2 होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा दैट इज 2x D. ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल्स टू S2P प्लस S1P a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, सो इट विल बी S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P दैट इज इक्वल टू 2xD. नाउ यहाँ पे हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। अप्रॉक्सीमेशन कैसे, S2P, दिस इज योर S2P, सो दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू द D, हम अप्रॉक्सीमेट इसको D के इक्वल ले सकते हैं। ओके, सिमिलरली S1P इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू D, तो यहाँ पे S2P प्लस S1P इक्वल्स टू D प्लस D, इट विल बी 2D, दैट इज S2P minus S1P equals to 2xD. So it will be equal to S2P minus S1P equals to 2xD upon 2D. 2 से 2 कट, बचेगा क्या बच्चों, xD upon D. This is your path difference. और हमें मालूम है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा बच्चों, n लैम्डा के इक्वल। सो n लैम्डा इक्वल टू xD अपॉन कैपिटल D. इसको यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। सो what is the value of x, it will be equals to D into n lambda upon D, यानी n lambda D upon small d.
This is the value of x for the constructive interference. And similarly, what is the value of x for the destructive interference? It will be the for constructive, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ constructive के लिए. And what is the value of x for the destructive interference? It will be equals to n plus 1 by 2 lambda d upon d. This is for destructive. Okay. This is for the destructive interference. You have to learn these values, that what is the value of x for the constructive and what is the value of x for the destructive interference. Now come to the distance between two consecutive crest or two consecutive trough, or you can say that distance between the two consecutive bright fringes and the dark fringes. इन दोनों के बीच में distance क्या होगा? So we have to use the simple concept that xn plus 1 minus xn, it gives the fringe width. Okay, fringe width को हम b से डिनोट करेंगे, that is equals to xn plus 1 minus of xn. अब आप चाहे डार्क फ्रिंज की बात करें चाहे ब्राइट फ्रिंज की बात करें, दोनों ही केसेस में फ्रिंज विड्थ आपकी सेम आएगी. सो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी. अब ये लैम्डा डी अपॉन डी कहाँ से आया? अभी आपने थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक्स की वैल्यू निकाली थी. ओके, उसी एक्स की वैल्यू में एक बार 1 पुट कर देना और एक बार 2 पुट कर देना. एक बार कंस्ट्रक्टिव लेना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक साथ नहीं लेना है, एक बार या तो कंस्ट्रक्टिव लेना है या फिर एक बार डिस्ट्रक्टिव लेना. सपोज करो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वन टाइम हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड टाइम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी, दैट इज योर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ओके, अब यहाँ से आप चाहो तो वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज वेवलेंथ इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ इनटू डी अपॉन कैपिटल डी. वैसे दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नॉट दिस वन, बट वेवलेंथ भी हम कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं. नाउ कम टू द डिफ्रैक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन वर्ड, you already familiar this word, that is what is the diffraction. In 10th class you have already studied about the diffraction, not the in detail, but आपने थोड़ा बहुत diffraction word के बारे में सुना होगा. Okay, in diffraction अगर हम ऑब्जर्व करें, सपोज करो आपके पास एक सोर्स है, दिस इज अ सोर्स एंड दिस इज एनी ऑब्स्टिकल, दिस इज द लाइट सोर्स और यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है, एंड दिस इज द स्क्रीन, दिस इज व्हाट, दिस इज एनी स्क्रीन. अगर सोर्स से लाइट एमिट हो रही है तो इस तरीके से जाएगी बच्चों. इस ऑब्स्टिकल की वजह से यहां पे इमेज इस ऑब्स्टिकल की बनेगी, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा वो बिल्कुल डार्क होगा और यहां पे लाइट होगी, ये लाइट होगा, ये यहां पे लाइट होगा, बट ये वाला पोर्शन पूरा डार्क होगा. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट. ओके, और अगर सेम थिंग, दिस इज द सोर्स, ऑब्स्टिकल इस तरीके से रखे हुए हैं, दिस इज द स्क्रीन, इस पूरे पोर्शन में लाइट होगी, दिस इज द डार्क वन एंड दिस इज ऑल्सो द डार्क वन. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू द मेन डिफ्रैक्शन. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे इस रीजन तक कंटिन्यूसली लाइट है और यहाँ पे इसके बाद सडनली डार्क स्टार्ट हो जाता है या फिर डार्कनेस स्टार्ट हो जाती है, ऐसा नहीं होता. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है इस पोर्शन पे, यानी यहाँ पे तक लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर यहाँ से जब हम आगे मूव करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है और यहाँ पे जाके या फिर से थोड़ा बहुत आगे जाके लाइट की इंटेंसिटी फाइनली जीरो होती है. सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ तक तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर यहाँ तक जाते जाते लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस होती है और यहाँ तक जाते जाते लाइट की इंटेंसिटी फाइनली जीरो हो जाती है. सेम टू सेम यहाँ पे भी लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है और यहाँ जाके लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो जाती है इस पोर्शन में. सेम टू सेम इस पोर्शन में. तो यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है? दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन. एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट रे ट्रेवल कर रही होती है, ओके, और किसी भी शार्प ऑब्स्टिकल को हिट करती हैं तो स्ट्रेट लाइन में निकलने के बजाय किसी भी एंगल से बेंड हो जाती है. अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि लाइट रे जो ट्रेवल कर रही थी वो यहाँ से हिट करने के बाद स्ट्रेट लाइन में भी निकल रही है और कुछ पार्ट उसका बेंड भी हो रहा है इस तरीके से. यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ पार्ट बेंड हो रहा है. तो शेडो वाले रीजन में भी लाइट का पार्ट एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से शेडो उतनी डार्क नजर नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए, क्योंकि शेडो वाले रीजन में भी क्या हो रहा है बच्चों, लाइट एंटर कर रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे भी लाइट नजर आ रही है. ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ द डिफ्रैक्शन.
ओके, डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट बेंड हो रही है, जिसकी वजह से आपको इस रीजन में भी लाइट एंटर होते हुए दिखाई दे रही है। नाउ अब यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, आपने अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड में भी डिफ्रैक्शन होता है, ओके, लाइट में भी डिफ्रैक्शन होता है। सपोज करो आपके पास एक सोर्स है, यहां से लाइट जा रही है, अगर इस सोर्स में जो अपर्चर है इस एरिया को मैं इंक्रीज कर दूं तो यहाँ पे जो वेव फॉर्म मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। सपोज दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, ओके, एंड द वेवलेंथ इज लैम्डा, और इस अपर्चर की साइज इस वेवलेंथ के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, ओके, नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते, इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो आपको वेव फ्रंट मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, प्लेन वेव फ्रंट में मिल रहा है, बट यहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको एंगल्स दिखाई देंगे। बट ये कब होगा, जब इस अपर्चर की साइज इस वेवलेंथ के कंपेयर में वेरी हाई होगी। बट सपोज यू हैव द सेम सोर्स एंड सेम वेव फ्रंट, बट इस अपर्चर की साइज को मैं रिड्यूस कर रहा हूं और कह सकता हूं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लैम्डा, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, लैम्डा, या फिर इससे भी कम ले ले और बढ़िया रहेगा। तो जब ये लैम्डा के इक्वल होगा उस टाइम में आपको वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यानी जो अपर्चर एरिया है या फिर अपर्चर पार्ट है उसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो उस केस में आपको स्फेरिकल या सर्कुलर शेप में वेव फ्रंट दिखाई देगी। बट अगर अपर्चर को हम इंक्रीज करते हैं तो उस केस में आपको वेव फ्रंट प्लेन वेव की प्लेन वेव फ्रंट ही दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं साउंड की, और उससे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट की बात करें तो 10⁻⁻⁶ मीटर के ऑलमोस्ट इसकी वेवलेंथ होती है। यानी इतना छोटा अगर अपर्चर है तो आपको कैसा दिखाई देगा वेव फ्रंट बेटा, सर्कुलर। सोचो देखो कितना छोटा, क्वांटिटी इमेजिन करो, 10⁻⁻⁶ मीटर, कितनी छोटी क्वांटिटी है। बट अगर साउंड की बात करें तो साउंड की वेवलेंथ लाइट की कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अपर्चर या फिर यहाँ पे जो अपर्चर लोगे उस अपर्चर से भी आपको डिफ्रेक्शन देखने को मिल जाएगा और सर्कुलर वेव फ्रंट भी दिखाई देने को मिल जाएंगे। क्लियर, यानी साउंड के केस में आपको डिफ्रेक्शन ईजिली दिखाई देगा इन कंपेरिजन टू द लाइट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अगर हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की बात करें तो जो सोर्स होता है, ओके, और जो स्क्रीन होती है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपका बहुत कम होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सोर्स और स्क्रीन एक दूसरे के बहुत पास में रखे रहते हैं। दिस इज अबाउट द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। वहाँ पे जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना देखने को मिलेगा उसको हम फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन बोलेंगे। बट अगर हम स्क्रीन और सोर्स के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो वहाँ इंक्रीज करने का मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट हमने 2 टाइम्स किया है, हम डिस्टेंस को इतनी इंक्रीज करेंगे जो वेवलेंथ के कंपेयर में इन्फानाइट होगा, वेवलेंथ के कंपेयर में। तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट, वी विल परफॉर्म एन एक्टिविटी जिसमें हम डिफ्रैक्शन देखेंगे। टेक 2 ब्लेड्स और इन ब्लेड्स को एक दूसरे के ऊपर, इनके जो एजेस हैं उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है ऐसे, और जितना मिनिमम रख सकते हो रखो, जितना मिनिमम रख सकते हो। मतलब ये कि गैप बिल्कुल मिनिमम हो जाए दोनों एजेस के बीच में, बट इतना मिनिमम में नहीं कि ओवरलैप कर जाए। ओके, अब आप इसके बीच का मिनिमम गैप रख के आप किसी भी लाइट सोर्स को जब देखोगे इस गैप के थ्रू, ओके, जैसे सपोज करो सामने ट्यूबलाइट है, मैं इस लाइट सोर्स को इस गैप के थ्रू देख रहा हूं। ओके, वन आई क्लोज करना और ऐसे देखना ट्यूबलाइट को। तो यहां पे आपको कुछ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को दिखाई देंगे आपको। ओके, अगर आप इसके थ्रू नहीं देखते हो तो दिस इज द ट्यूबलाइट, ओके, या फिर कोई सा भी लाइट सोर्स। बट जब ब्लेड यूज करके हम इसको देखेंगे तो आपको इस तरीके से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगे। दिस इज ड्यू टू व्हाट, दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ओके, यहाँ पे जो सोर्सेज से जो लाइट एंटर हो रही है वहाँ पे हम सिंगल स्लिट ही कंसीडर करेंगे। इससे पहले इंटरफेरेंस में हमने दो सोर्सेज यानी S1 और S2 कंसीडर किया था, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल होगा। यहाँ से पहले लाइट सोर्स आ रही है, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस जो इन लाइट सोर्सेज को कन्वर्ज कर रही है। ओके, नाउ वी ऑलरेडी नो अबाउट द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, तो ये जो रेज आ रही है दिस इज द डिफ्रैक्टेड। ओके, कितने एंगल से डिफ्रैक्ट हो रही है, थीटा एंगल से। नाउ कम टू द पाथ डिफरेंस। ओके, दिस इज द पाथ डिफरेंस।
ये पाथ डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगर इसकी बात करूं, दिस इज द पैरेलल लाइट सोर्स, ओके, इन तीनों के कंपेयर किया जाए तो ये पार्ट बॉटम वाले में ज्यादा आ रहा है, ओके, तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे यहाँ पे? दैट इज डिनोटेड बाय द एन, और कोई सा भी यहाँ पे ए बी सी डी आप ए लिख लो, दैट इज योर एन ए, इट इज योर पाथ डिफरेंस, ओके। नाउ इन टर्म्स ऑफ ए, द पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ओके, सो ए साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू ए ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब बहुत छोटी होती है तो ए साइन थीटा को या फिर सिंपली साइन थीटा को मैं थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो ए साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू ए ऑफ थीटा, ओके। अब यहाँ पे कुछ केसेस लेंगे। केस नंबर 1, सपोज करो मैं पाथ डिफरेंस केस नंबर 1 में लेमडा ले रहा हूँ, इट मीन्स ए साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा, ओके, यानी यहाँ पे ये जो ए की लेंथ है, क्लियर, और यू कैन से द ए ऑफ थीटा इक्वल्स टू लेमडा। तो इस पूरे लेमडा को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इट विल बी लेमडा बाय 2, इट विल बी ऑल्सो लेमडा बाय 2, क्लियर, ये समझ में आ गया। अगर ये लेमडा बाय 2 है तो ये वाला जो पार्ट होगा दिस इज योर पाथ डिफरेंस, इट विल बी ए ऑफ साइन थीटा, और यू कैन से इट विल बी दिस कंप्लीट विल बी योर लेमडा, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया ना। अब क्या होगा बच्चों, अगर ये लेमडा है तो यहाँ पे आपके पास जो फ्रिंजेस मिलेंगे या फिर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो 2 मिलेंगे, ओके, या फिर आप कह सकते हो कि एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ओके। यानी जब हम वेवलेंथ या फिर पाथ डिफरेंस लेमडा के इक्वल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फ्रिंजेस मिलेंगे, ओके, वो 2 मिलेंगे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। बट अगर मैं सपोज करो पाथ डिफरेंस 2 लेमडा ले लेता हूँ, कितना ले लेते हैं बच्चों? 2 लेमडा, तो यहाँ पे अब इस पार्ट को आप 4 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, ओके, ये लेमडा बाय 2 हो जाएगा, दिस इज योर टोटल 2 लेमडा, ये पूरा का पूरा तो 2 लेमडा के इक्वल हो जाएगा, ओके, देन दिस विल बी योर 3 लेमडा बाय 2, दिस इज योर ओनली लेमडा, एंड दिस इज योर लेमडा बाय 2। अगर मैं सबके बीच का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तो वो भी सबका कांस्टेंट आ रहा है, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2 एंड लेमडा बाय 2, ओके। देखो 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा बाय 2, इट विल बी लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2 माइनस लेमडा ऑल्सो इक्वल टू लेमडा बाय 2, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस सबके कॉमन आ रहे हैं। अब इस केसेस में जो फ्रिंजेस मिलेंगे 4 आ रहे हैं, 2 डार्क ऊपर और 2 इधर नीचे, तो दोनों चारों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको कैसा मिलेगा बच्चों? डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो आपने नोटिस किया कि अगर मैं वेवलेंथ की वैल्यू या फिर पाथ डिफरेंस की वैल्यू इस तरीके से ले रहा हूँ कि मेरे को एन की वैल्यू इवनली सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी 2 4 6 8, तो यहाँ पे आपको जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं वो किस तरीके से मिल रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए, यानी यहाँ पे आपको डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं, ओके। और अगर मैं पाथ डिफरेंस की वैल्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ एन लेमडा लूँ, बल्कि सपोज करो 3 लेमडा बाय 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आपको हो सकता है कि 2 ब्राइट फ्रिंज ऊपर मिले, एक डार्क और एक नीचे मिल जाए, तो यहाँ से एक तो इसको कैंसिल कर देगा, ब्राइट डार्क, ये कैंसिल कर देगा, एक बचा, यानी यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। यानी डार्क फ्रिंज आपको देखने को कब मिलेगी? जब यहाँ पे आप वेवलेंथ या फिर पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ 2 लेमडा 4 लेमडा 6 लेमडा लेते हो। बट अगर आप 3 लेमडा बाय 2 5 लेमडा बाय 2 की टर्म्स में लेते हो तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 369. Now in this topic we will see the condition for nth dark fringe. Okay, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया that a sin theta equals to n lambda. Okay, तो a sin theta equals to n lambda में if you know that theta is very small then it will be a theta equals to n lambda. Clear? So theta equals to n lambda upon a. तो यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज कंटिन्यूसली कब मिलेगा? जब आपके पास थीटा की वैल्यू n lambda अपॉन a आ जाएगी। ओके, अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो इट विल बी 2n + 1, n की जगह 2n + 1 कर देना बस। दिस इज योर लेमडा एंड दिस इज योर थीटा। दिस इज योर फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड दिस इज योर डार्क फ्रिंज। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, आप पेज नंबर 369 पे फिगर नंबर 10.16, पेज नंबर 369 फिगर नंबर
10.16। ना स्टूडेंट्स, आपने इसमें देखा होगा कि जो हमारे पास फ्रिंजेस बन रहे हैं उसमें जो सेंटर वाली है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे हम सेंटर से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विड्थ कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ओके, इसका मतलब कि जो आपके पास विड्थ आ रही है फ्रिंजेस की वो सेंटर में सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे इस विड्थ की, इसकी जो विड्थ है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होती जाएगी। तो चलो ठीक है, हम सेंटर वाली की एक बार विड्थ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो कम टू द पेज नंबर 369। ओके, दिस इज योर डायग्राम बना लेते हैं। इसको समझने के लिए जो डेरिवेशन पार्ट है उसका डायग्राम मैं बना लेता हूँ। This is your theta, this is your theta, and this is your distance capital D, and this is your fringe width which will represented by the B here. Okay, now अगर मैं थीटा की बात करूँ, okay, तो you can say that theta is equals to lambda upon A। थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन ए क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फ्रिंजेस के बारे में बात की थी। डार्क फ्रिंजेस में आपके पास थीटा की वैल्यू एन लैम्डा अपॉन ए आई थी। एन की वैल्यू 1 पुट करो तो थीटा की वैल्यू आपकी लैम्डा अपॉन ए आ जाएगी। ओके, ना अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन ए आ रही है, बट टोटल जो विड्थ है ये एंगुलर वाइज देखा जाए तो 2 थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट विल बी योर 2 लैम्डा अपॉन ए। क्लियर? ना स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसको आर्क की टर्म्स में और रेडियस की टर्म्स में समझने की। तो हमें मालूम है कि जो 2 थीटा है इट विल बी, इफ दिस इज द रेडियस एंड दिस इज योर आर्क लेंथ, तो हमें मालूम है कि आर्क अपॉन रेडियस दैट रिप्रेजेंट द एंगल। अब एंगल यहां पे क्या है बच्चों? 2 थीटा। आर्क की वैल्यू कितनी है? बी या फिर बीटा, और रेडियस कितना है बच्चों? डी। क्लियर? तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? बी अपॉन डी, और 2 थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी निकाली थी अपन ने? 2 लैम्डा अपॉन ए। तो यहां पे आप क्या करोगे? इस थीटा को 2 थीटा को रिप्लेस करोगे बी अपॉन डी से, तो ये हो जाएगा बी अपॉन डी इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन ए। ओके, ये इक्वेशन याद रख लेना आप। ओके, दैट इज बी अपॉन डी इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन ए, और यहां से आप बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो विच रिप्रेजेंट द फ्रिंज विड्थ, इट विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। ओके, दिस इज योर फ्रिंज विड्थ, और यू कैन से दिस इज योर एंगुलर विड्थ, या फिर दिस इज योर विड्थ ऑफ फ्रिंज विच इज लाई ऑन द सेंटर ऑफ द होल ऑफ फ्रिंजेस। ओके, पूरे फ्रिंजेस के सेंटर में जो अप्लाई आ रहा है उसकी टोटल ये विड्थ हो जाएगी, दैट इज योर 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। नाउ फॉर द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स वी हैव टू you have a knowledge about the Fresnel distance, कि Fresnel distance होता क्या है। Now students, we already know that light की रे नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ओके, दोनों नेचर को वो अपने में कवर अप करके रखता है। सो हमें ये देखना है कि अगर कोई लाइट सोर्स यहाँ से इधर जा रही है तो नॉर्मल सी बात है इस स्लिट से निकलेगी तो डिफ्रैक्शन भी होगा, और अगर डिफ्रैक्शन होगा तो लाइट प्रॉपरली इधर ना जाके इधर उधर डिफ्रैक्ट होकर निकल जाएगी। तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिस डिस्टेंस तक इस विड्थ की लाइट यहां पे भी स्क्रीन पे इसी विड्थ तक है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा मुझे वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जिस डिस्टेंस तक अगर मैं लाइट की यहां से स्लिट की विड्थ ए ले रहा हूं तो स्क्रीन पे भी मुझे ये लाइट ए विड्थ तक ही दिखाई दे, और इसके बाद जैसे ही मैं इस स्क्रीन को आगे करता हूं तो मुझे ये ए विड्थ या फिर ये वाली विड्थ है वो इंक्रीज फॉर्म में दिखाई दे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है जिस डिस्टेंस पे ये वाली विड्थ इसके इक्वल होगी दैट इज योर फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ओके, सो हमें इसी को कंसीडर करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था दैट इज थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन योर स्मॉल डी, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था। नाउ द नेक्स्ट वन, कम टू द दिस ट्रायंगल, दिस इज योर वाई, दिस इज योर डी। सो यू कैन से दैट आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू एंगल, एंगल कितना है? थीटा। आर्क की वैल्यू कितनी है? वाई। रेडियस की वैल्यू कितनी है? डी। दिस इज योर थीटा। ओके, ना हमने कंसीडर कर लिया है कि ये वाई इस ए के इक्वल है। अगर ये वाई इस ए के इक्वल है इसका मतलब कि दिस इज योर फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ओके, सो इफ वाई इज इक्वल्स टू ए तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे डी, इसको हम फ्रेस्नेल डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से रिप्रेजेंट कर देंगे। आपकी बुक में किससे बताया गया ये? कम टू द पेज नंबर 375।
यस इसको z से रिप्रेजेंट किया गया फ्रेसनेल डिस्टेंस को, तो इसको आप z से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब y की वैल्यू a के इक्वल ले रहे हैं तो d की वैल्यू z के इक्वल ले लेना। सो इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाओ, दिस इज योर लैम्डा अपॉन d इज इक्वल्स टू y की वैल्यू a ले लेना, a अपॉन z, ये स्मॉल f या फिर z ही लो आप तो छोड़ो। ओके नाउ अब ये y की वैल्यू किसके इक्वल है, a की वैल्यू a के इक्वल, और ये d भी किसके इक्वल था आपके डेरिवेशन में, दिस इज योर दिस विड्थ, तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू d इंटू ए, और ये d ऑलरेडी a के इक्वल था तो इट विल बी a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। ओके आई होप ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे फ्रेसनेल डिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसका फॉर्मूला कितना है आपका बच्चों, a स्क्वायर अपॉन लैम्डा, और ये पार्ट आपको पेज नंबर 375 मिल जाएगा ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा इस चैप्टर में जो पार्ट्स हैं पोलराइजेशन वगैरह के बारे में जो लिखा हुआ है वो आपके इस सिलेबस में नहीं है। जितना पार्ट रिवाइज हुआ है वो सारा पार्ट हमने इन वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसमें जो पार्ट हमने नहीं उठाया या फिर जो पार्ट डिस्कस नहीं किया, समझ लेना कि वो वाला पार्ट आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार देखना, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो है एक्सरसाइज के उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। ओके थैंक यू।